हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड के क्लास 10th यानी आप लोग का एग्जाम बच्चों 19 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। और आज हम हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों के इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना बच्चों, और अच्छे से याद कर लेना। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सबसे पहले सवाल से हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश क्या है। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है बच्चों, इसका क्या मैसेज है वो आपको बताना है। देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य संदेश यह है कि संसार में प्रायः लोग उस पान दुकानदार जैसे हैं। वह देशभक्त चश्मे वाले को पागल मानता है, स्वयं पान खाने और पान लगाने में डूबा हुआ है। हालदार के पूछने पर नेताजी के बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहता। अज्ञात गरीब देशभक्त भी अपने नेता को बिना चश्मे का देखना नहीं चाहते थे। तो इस मैसेज, इस चैप्टर से ये चीज संदेश मिलता है बच्चों कि संसार में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो पान दुकानदार जैसा है। ठीक है, वह देशभक्त चश्मे वाले को बोलो पागल मानता था। जो कैप्टन था उसको पागल बोलता था। ठीक है, स्वयं तो खाना अपना पान बनाने में बिजी रहता था। ठीक है, हालदार के पूछने पर नेताजी के बारे में वो कुछ बताना भी नहीं चाहता था। लेकिन अज्ञात लोग है ना, जो अज्ञात गरीब बच्चा लोग है, वो सब नेता को बिना चश्मा देखे नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, नहीं देखना चाहते थे। तो इससे यही संदेश मिलता है कि संसार में जितने लोग हैं वो पान वाले दुकान के जैसे हैं। ठीक है, तो आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल के देखते हैं हम लोग। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, पाठ में आए प्रसंगकों के आधार पर उल्लेख कीजिए कि जिसने फादर बुल्के का हिंदी का प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो चैप्टर बच्चों, इसके आधार पे उल्लेख जितना भी किया गया उसके आधार पर आपको बताना है कि फादर बुल्के को हिंदी से इतना प्यार क्यों था। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि हिंदी से फादर बुल्के को इतना प्यार था। ठीक है, तो देखिए, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने सबसे बड़ा प्रमाणिक हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात, बाइबल तथा ब्लू वर्ड नाटक का हिंदी अनुवाद किया। उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी से एमए किया। बताइए, संस्कृत से भी कर सकता था और उर्दू से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे किससे कर रहा है? ये सिर्फ का सिर्फ हिंदी से कर रहा है। ठीक है, उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में रामकथा अपति और विकास पर शोध भी किया, रिसर्च भी किया। ठीक है, परिमल नामक संस्था से भी जुड़े रहे, हिंदी का राष्ट्रभाषा बनाने में भरपूर प्रयास किया। ठीक है, अंततः वे संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर बने रहे। इससे पता चलता है बच्चों, इतने सारे हिंदी से चीज़ से जुड़े रहे ये, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो फादर बुल्के जी जो है वो हिंदी से काफ़ी लगाव रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या है कि लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी की। ठीक है, तो लेखिका जो स्वतंत्रता आंदोलन जो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, उस समय कैसे भागीदारी की। ठीक है, तो देखिए सिंपल से आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भागीदारी की। ठीक है, तो देखिए, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की, मतलब कि खुल करके, है ना, डायरेक्ट तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट घर में बैठे हुए मोबाइल में चला करके आंदोलन करे ट्विटर पर, ऐसा नहीं, वो खुल करके बाहर में जा करके। लेखिका और उसकी दो सहेलियों के इशारे पर कॉलेज की सभी लड़कियां बाहर निकल जा पड़ती थी। प्रभात फेरियां, जुलूस, हड़ताल, भाषण बाजाओं में खुलकर भाग लेती थी। वह लड़कों के साथ भी बाजारों में घूमती और फिरती थी। ठीक है, तो ये इसमें इसका पूरा भागीदारी रहा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में किनकी? लेखिका की। ठीक है, कि वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती थी। यहाँ तक कि उसकी कॉलेज में दो सहेलियां थी ना, इन लोग दो सहेली थे, और इन लोग के इशारे के कारण पूरा कॉलेज बाहर निकल जाता था। बताइए, और जुलूस, हड़ताल और भाषा में खुलकर भाग लेती थी, और लड़कों के साथ भी बाजारों में घूमती थी। तो ये आपने लिख सकते हैं। अगला क्या है? सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। ठीक है, शहनाई को सुशिर वाद्य का शाह की उपाधि क्यों दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए, सुशिर का अर्थ होता है सुराख। क्या होता है? सुशिर का अर्थ सुराख, इसलिए सुराख वाले वाद्यों को सुशिर वाद्य कहा जाता है। सिंपल से लैंग्वेज में, सुशिर का अर्थ होता है सुराख, इसलिए सुराख वाले वाद्यों को सुशिर वाद्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाद्य को फूंक मारकर बजाया जाता है। इस जो वाद्य है ना, ये वाद्य, इसको फूंक मारकर बजाया जाता है। इस प्रकार के वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों का शाह कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छा मोहक होता है, ये अच्छा बजता है। ठीक है, सबसे अच्छा मतलब शहनाई का सबसे अधिक मोहक सुरीली होती है। ठीक है, इसलिए इसको शहनाई का वाद्य का शाह कहा जाता है। शाह जैसे बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी को शाह, वही चीज है ना। अगला, कवि 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 क्या है? एक मिनट। हाँ, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? ठीक है, तो क्यों कह रहा है? कवि आज के वातावरण में जोश,
पौरुष और क्रांति चाहता है, ठीक है। अतः कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है, कवि को बादलों में गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है, ठीक है। कवि को जो है ना बादल से गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है, इसलिए वो गरजने के लिए कहता है। तो सिंपल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक एक दो दो नंबर का ही है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। दंतुरित मुस्कान का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आप लोग को हम पहले बताए थे, छोटे छोटे नन्हे दांत है ना, किसी नन्हे शिशु के नए दांत भरे मुस्कान को इंगित मुस्कान कहा गया है। यह बड़ी मुस्कान मनमोहक होती है, ठीक है। यही है दंतुरित मुस्कान, बच्चे के छोटे छोटे नए दांत, जो शिशु होते हैं उनके छोटे छोटे दांत, ठीक है, उसी को बोला गया है दंतुरित मुस्कान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। रूपांतर, रूपांतर सूरज की किरणों का से कवि का क्या अभिप्राय है, ठीक है। रूपांतर सूरज की किरणों से क्या अभिप्राय है कवि का। फसलों के तैयार होने से सूरज की किरणों पर पूरा योगदान होता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें अपना रूप बदलकर इन फसलों के रूप में तैयार हुई, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो फसल को हाथों के स्पर्श से गरिमा और महिमा से क्या व्यक्त करना चाहता है। तो इससे कवि कहना चाहता है कि किसानों के श्रम पूर्ण हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसलें इतनी फलती फूलती है। कवि क्या कहना चाहता है कि किसानों का इतना मेहनत, अपने हाथों का प्यार, अपने हाथों से वो बीज बो करके वो जो है फसल इतना फूलती है, ठीक है। मतलब कि किसानों के हाथों का प्यार है इसमें, है ना। यह किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा का प्रतिफल है। मतलब कि ये किसानों का श्रम का, परिश्रम का, गरिमा और महिमा का प्रतिफल है कि फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है, ठीक है। कन्यादान के समय माँ के दुख के प्रमाणिक कहा गया है क्योंकि माँ अपना सारा दुख सुख बेटी को बांटती है। माँ को इस बात का दुख है कि उसके चले जाने के बाद बिल्कुल अकेले रह जाएगी, उसकी अंतिम पूंजी भी उसके पास से चली जाएगी, ठीक है। तो कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ जो अपना सारा दुख सुख है किसको बांटती है, माँ बेटी को बांटती है। और माँ को इस बात का दुख है कि उसके चले जाने के बाद, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके ससुराल जाने के बाद बिल्कुल उनकी माँ जो है अकेली रह जाएगी और उसको जो है ना और उसके हाथ से अंतिम पूंजी भी चली जाएगी। तो ये भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। अगला देखो, पान वाला किस लिए हंस पड़ा। देखिए हम आप लोग को जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, हम आप लोग को समझा देते हैं, इसलिए समझा देते हैं कि आप लोग उसको कम से कम मेरे बात को अगर याद रखे हो, क्योंकि आप लोग तो पढ़ रहे हो 2-4 दिन से, 5 दिन से, ठीक है, ज़्यादा दिन से तो पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। अगर साल भर पढ़ते तो इतना आप लोग को नहीं करना पड़ता। ये एक तरीके से रिवीजन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, रिवीजन है एक तरीके से। आप लोग जितना पढ़े हैं तो पढ़ ही लिए हो। अगर आप चाहेंगे इतने सारे क्वेश्चन को एक दिन में याद करने, 2 दिन में, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को समझा दे ताकि आप आसानी से उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पान वाला किस लिए हंस पड़ा, हलदार को कौन सी बात बुरी लगी, ठीक है। तो पान वाला क्यों हंस पड़ा, ठीक है, और हलदार साहब को ये बात से क्यों बुरा लगा, ठीक है। तो पान वाले चश्मे वाले की वास्तविकता की जानकारी थी। पान वाले को जो है ना, चश्मे वाले जो कैप्टन था उसकी वास्तविकता की जानकारी थी। वह एक मरियल लंगड़ा बूढ़ा आदमी था। वह कैसा आदमी था, लंगड़ा था, बूढ़ा आदमी था। हलदार साहब द्वारा उसे आज़ाद हिंद फौज और फौजी मानने पर व्यंग से हंस दिया, ठीक है। तो हलदार साहब को जब उसको बताया कि वही चश्मा लगा देता है यहाँ पे डेली सुभाष चंद्र बोस पे, तो उनको लगा हलदार साहब को कि वो एक फौज होगा, वो आज़ाद हिंद फौज होगा, फौजी होगा, ठीक है। तो ऐसा जब सुना ना जब पान वाला, तो हंस गया, बोले ऐसा थोड़ी है, ठीक है। हलदार का पान वाले के द्वारा उस देशभक्त चश्मे वाले का मजाक उड़ाना बुरा लगा, ठीक है। तो हलदार साहब क्या हुआ, पान वाले के द्वारा जो है उस देशभक्त चश्मे का क्या क्या मजाक उड़ाया, ठीक है, जिसके कारण इसको बुरा लगा। पान वाले ने उसकी देशभक्ति की भावना का ख्याल ना रख करके उसे पागल और लंगड़ा कहा। क्या बोला, अरे वो तो पागल है, लंगड़ा, वो क्या जाएगा फौज में। जब बोला ना कि वो तो फौज होगा, जब देखिए अब बताया होगा ना कि उसमें चश्मा कौन लगाता है, तो वो एक आदमी है, कैप्टन है, वो लगाता है, लंगड़ा है, मरियल है, ये से, तो बोलता है वो तो फौज होगा, ठीक है। तो बोलता है कि अरे वो क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है, इस टाइप से बोला ना, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो ये जो बोला तो बुरा लगा, किसको बुरा लगा, हलदार साहब को बुरा लगा। अरे भाई देशभक्ति को कैसे इस तरीके से बुरा कर सकते, उसको लंगड़ा क्यों कहा, पागल क्यों कहा, ठीक है, इसलिए इसको बुरा लगा। अगला देखो क्या है, इस आत्मकथ्य में लेखिका ने पिता के रसोई घर के बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। या फिर ऐसे सवाल आ सकता है, मुन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा, ठीक है। तो भटियार खाना वाला शोभित सवाल रहेगा, यही आपको आंसर लिखना है। भटियार खाने का अर्थ होता है कि जहाँ हमेशा भट्ठी जलती है, बिल्कुल। भटियार खाना मतलब किचन घर रे, ठीक है, किचन घर को कहते हैं हम लोग, है ना, अर्थात चूल्हा जलते रहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भटियार खाने का अर्थ होता है जहाँ अब
असभ्य लोगों का जमघट रहता है। ठीक है, इस पाठ में भटियार खाना रसोई घर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इस पाठ में जो है ना भटियार खाना जो कहा गया है रसोई घर के लिए कहा है। लेखिका के पिताजी अपने बच्चों को घर गृहस्थी से या चूल्हों तक सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, मतलब कि वो किचन घर में नहीं जाने देना चाहते थे। पिताजी जो उनके हैं ना लेखिका के, मुन्ना भंडारी के, वो किचन घर नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि बच्चों का समय व्यर्थ होता है और उसकी प्रतिभा जो है, क्षमता जो है, वो भट्ठी में चले जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसी कारण से उनके जो पिता है ये रसोई घर को भटियार खाना कहे। बोले कि वहाँ पे जो भी जाता है ना उसका जो दिमाग है, उसका जो प्रतिभा है, उसकी जो क्षमता है वो भट्टी में चले जाती है, नष्ट हो जाती है, इसीलिए उनको भटियार खाना कहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के अर्थ में सच्चे इंसान थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थ में, तो पाठ के आधार पर आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे एक इंसान थे। कैसे आप बता सकते हैं? तो आपको जो जो अच्छा लगा वो लिख देंगे। बिस्मिल्लाह खां सच्चे अर्थों में एक साधु हुए इंसान थे। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, क्षुद्रता और तंग दिली नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो साधु थे तो धार्मिक कट्टरता कि हम नहीं, हम ये कास्ट का हैं तो हम ये कास्ट का, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, काशी में रहकर उन्होंने काशी की परंपराओं को निभाया। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। ठीक है, इस्लामिक धर्म को उन्होंने अपनी अच्छी तरह निर्वाह किया। सबों के प्रति उनके अगाध प्रेम का भाव था। वे जीवन भर फटे हाल सरल और सादे रहे। ठीक है, ऊंचे ऊंचे सम्मान पाकर भी वे सरल बने रहे। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सच्चे इंसान थे। वो साधु होकर भी वो धार्मिक कट्टरता नहीं थे। ठीक है, और काशी में रह कर भी और मुस्लिम हो करके भी वो हिंदू का कभी विरोध नहीं किए, और मुस्लिम होकर के भी वो अपना धर्म को अच्छा तरीके से निभाए। ठीक है, और वो सादा जीवन जिए। ठीक है, और उन्हें ऊंचे ऊंचे सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न तक दिया गया, फिर भी वो सरल बने रहे, वो कुछ ज़्यादा दिखावा नहीं किए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लिख सकते हैं आपकी बिस्मिल्लाह खां के एक सच्चे इंसान थे। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने की कौन सा व्यंग्य निहित है? ठीक, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, गोपियां को वर्कोक्ति अलंकार के सहारे उद्धव को भाग्यवान कहकर व्यंग्य किया। ठीक है, क्या किया? गोपियां ने उद्धव को भाग्यवान कहकर व्यंग्य किया। क्या किया कि गोपियां प्रत्यक्ष रूप से उसे भाग्यवान कहती है। क्या कहती है? भाग्यवान कहती है। ठीक है, और लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को अभाग मानती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि डायरेक्ट उनके सामने उसको भाग्यवान बोलती है, लेकिन जब उसके साइड हो जाती है, उसके दूर हट जाती है, तो उसको अभागा मानती है। क्या मानती है? अभागा मानती है। जिसने प्रेम का वास्तविक अनुभव नहीं किया था, गोपियां के कहने का वास्तविक भाव यह है कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव का प्रेम मार्ग का स्वरूप देखने का मौका नहीं मिला, यह उनका दुर्भाग्य है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है? उत्साह कविता के उद्देश्य का संदेश स्पष्ट करें। तो उत्साह कविता का क्या संदेश था, क्या मैसेज था, वो आपको बताना है। तो उत्साह कविता का प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बादल उत्साह का प्रतीक है। कवि बादल के से निवेदन करता है कि वो सारे गगन को घेर कर छा जाए। ठीक है, वह अपनी कविता से आकाश को ट्रैक ले। ठीक है, वह संपूर्ण मानव जीवन में एक नया उत्साह भर दे। वह अपने गरज वर्षन से लोगों को मन में क्रांति की शक्ति पैदा कर दे। ठीक है, कवि का मानना है कि अभी सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी। कवि इस बादलों से अनुरोध करता है कि वो अपने शीतल जल की धारा से लोगों को शांति प्रदान करने, मतलब जितनी गर्मी है वो बारिश हो, गड़गड़ाहट हो, और क्या करे? धरती को, जल को शीतल कर दे। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ कह रहा है। तो यही इसका संदेश था। ठीक है, कि क्रांति ला दे, मतलब, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, जो कि 2 सवाल और बचा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभुता को मृग तृष्णा क्यों कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी आई है। ठीक है, मृग तृष्णा वाला जो सवाल है आपके इसमें भी आया था, किसमें बोलते हैं उसको? वीकली टेस्ट में, तो हो सकता है इसमें भी दे दे। ठीक है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके का भी सवाल आ सकता है, तो गड़बड़ाना मत। ठीक है, हो सकता है भाव स्पष्ट करे, बोल देगा कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है, इसका भाव स्पष्ट करे, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा या भरम। क्या है ये? इसका मतलब होता है छलावा या फिर भरम। ठीक है, कवि के कहने का भाव यह है कि अपनी महत्ता का या बड़प्पन का एहसास एक भ्रम है, छलावा है। बड़े पद पर होने से किसी भी मन की संतुष्टि नहीं मिलती। हर सुख दुख में छिपा होता है, हर सुख के साथ क्या होता है? दुख छिपा होता है। चांदनी के साथ भी काली रात छिपी होती। पूर्णिमा के बाद अमावस्या का आना निश्चित होता है। तो इसका मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
कि हर सुख के साथ दुख छिपा होता है, चांदनी के साथ काली रात भी छुपी होती है और पूर्णिमा के साथ अमावस्या भी आना निश्चित होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो छाया मत छूना में कविता का कवि ने मनुष्य को छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा दी है। मतलब ये मोटिवेट किए हैं कि छाया को मत छुओ, छाया से बच करके रहो। कवि के अनुसार छायाएं दो पुरानी यादें और बड़े बड़े सपनों का मान सम्मान, धन संपत्ति आदि से सभी सपने हैं। प्रभुता प्राप्ति की चाह व्यर्थ है, मृग तृष्णा है। ठीक है, मृग तृष्णा वही भ्रम है। ठीक है, और पुरानी यादों का बड़े बड़े सपने और रूपी छायाओं को भूलकर वर्तमान यथार्थ जीने के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं, छाया मत छूने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि पुरानी यादों को भूल जाओ, पुरानी बातों को, पुरानी दुख सुखों को भूल जाओ। ठीक है, और नए जो अभी जो चल रहा है उस पर जीने का प्रयास करो। ठीक है, मतलब पुरानी जो छाया है, पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, सारी चीज़ों को आप भूल जाओ और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उससे जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? ठीक है, तो जब जॉर्ज पंचम का नाक लग रहा था, ठीक है, उस समय अखबार सब चुप था, मतलब अखबार में खबर नहीं छपी थी। तो क्यों नहीं छपी थी? तो अखबार वाले इसलिए चुप थे कि कहीं किसी प्रकार के अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ और ना ही किसी नेता ने उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया और ना ही सार्वजनिक सभा हुई, यहाँ तक कि हवाई अड्डे स्टेशन पर कोई स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इन्हीं कारणों से उन्हीं अखबार वाले क्या थे? चुप थे। ठीक है, अभी तक वहाँ पे कोई आयोजन नहीं हुआ था, कोई नेता उद्घाटन नहीं किया था, कोई फीता नहीं काटा था और ना ही सार्वजनिक सभा का, है ना। तो वही जॉर्ज पंचम का नाक लग गया। ठीक है, फिर भी वो ये सारी चीज़ों को अखबार में नहीं छापे क्योंकि उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ था, उद्घाटन नहीं हुआ, इसी कारण से वो नहीं छापे थे। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो देखिए वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव की में किसकी प्रधानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य में इस्तेमाल क्रिया, लिंग, वचन तथा पुरुष, कर्ता, कर्म, भाव में से किसका अनुसार है। ठीक है, तो वाच्य एक ऐसा परिवर्तन है, क्रिया का उस परिवर्तन को कहते हैं जिससे इस चीज का पता चलता है कि वाक्य अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता दी गई है, किसकी पहचान दी गई है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे बताता है। अब वाच्य है जो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होता है कि वहाँ पे कर्तृवाच्य में जो कर्ता पे प्रधानता दी जाती है, कर्ता पर जोर दिया जाता है कोई वर्ड को। ठीक है, तो वो आपका कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में जो कर्म पे दिया जाता है, जैसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, है ना। राहुल खाना खाता है, क्या बोले? राहुल खाना खाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है? राहुल पर जोर पड़ रहा है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। राहुल के द्वारा खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है, यहाँ पे खाना पर आपका जोर पड़ रहा है, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य क्या होगा? ये कोई भी चीज की विशेषता को बताता है। ठीक है, कर्म की विशेषता कि मोटा है, पतला है ना। जैसे राहुल मोटा है तो क्या हो रहा है? भाव को बता रहा है। राहुल पतला है, राहुल अमीर है, गरीब है, ये सब सारी चीज़ भाववाच्य में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारे इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इससे पहले भी और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं, आप उसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और जितने भी अपलोड हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर भी कुछ करवाया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे में। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।